हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर आपके चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आई टोल्ड यू बिफोर कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। टुडे आई विल बी गोइंग टू discuss about the subordinative conjunction, some most important rule and subject and agreement। आज हम आपके सामने सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस और इसके अलावा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे कंजक्शंस हैं जिनके यूज होने के बाद हमारा सिंगुलर वर्ब लगता है, कौन से ऐसे हैं जिसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, कौन से ऐसे कंजक्शंस हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक्स गाइज और भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों का आज का सेशन बहुत ही पसंद आएगा। सभी लोगों को अगर मेरा सेशन, मेरी ये प्रयास, मेरा ये जो कंटेंट्स हैं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलिए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, सो दैट विदाउट एनी डिले बिगिन टू आवर सेशन। ठीक है, देखिए कल जो कि हम आपको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में बता ही दिए थे, आज एक बार फिर हम आपको सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कल आपने जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस पढ़े थे उसके देयर आर 4 टाइप्स थे, मतलब वो 4 प्रकार के थे। और आज आप जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। आपको आज यहाँ 8 प्रकार के सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ना है। वह कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के रूप में यूज होते हैं, उनकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है, इंग्लिश सेंस क्या है, आज हम सब एक एक करके आप लोगों को क्लियर करेंगे। देन हम आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बताएंगे। आइए गाइस, देखिए पहला आप अपना देखिए। पहला आपका है टाइम। सबऑर्डिनेटिव जो कंजक्शंस होते हैं, पहला जो है टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कंजक्शंस होते हैं। इस कंजक्शंस में कौन से वर्ड आते हैं? पहला वर्ड है व्हेन, व्हेनेवर, फिर है व्हाइल, बिफोर, सिंस, अनटिल, टिल। ये सारे कंजक्शंस जो होते हैं समय को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को बताते हैं। आगे हम इसका एक एक यूज भी आपको बताएंगे। पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, समझा लेते हैं, देन हम आपको एक्सप्लेनेशन करके रूल्स के एक एक एग्जाम्पल्स बताते चलेंगे। ठीक है। दूसरा है प्लेस। जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस होते हैं उसमें कुछ जो है प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं? देखिए, वेयर, व्हेनेवर, फिर व्हेन। ये जो वर्ड है आपके प्लेस को शो करते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। तो कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं, जो आपके पर्पस, आपके एम, आपके उद्देश्य के बारे में भी बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दैट है, इन ऑर्डर दैट है, लिस्ट है। ये जो है आपके पर्पस और उद्देश्य को बताते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रीजन। कारण और रीज़न बताने के लिए, कोई रीज़न और कारण होता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटिव सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं, जैसे बिकॉज, सिंस, एज, फॉर और दैट। ये जो है आपके रीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, कारण को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, मतलब किसी भी चीज़ का परिणाम जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंस। ये परिणाम को शो करने के लिए दैट का यूज होता है। जो परिणाम और रिजल्ट को शो करता है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन।
कंडीशन यानी परिस्थिति और दशा को बताने के लिए, कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे कंजक्शंस होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेटिव में इफ है, अनलेस है और वेदर है। इफ, अनलेस, वेदर ये कंडीशन को बताते हैं, दशा को बताते हैं। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब जब हम तुलना करते हैं तो जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में तुलनात्मक जो सेंटेंस होते हैं उसको दिखाने के लिए एज और देन। आप देखे हैं कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब हमने आपको बताया था तो देन का यूज आपको वहाँ पे हम बताए थे कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको उसमें देन लगा करके हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अब आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है एक्सटेंट आर द मैनर। एक्सटेंट आर मैनर मतलब मैनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मैनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कंजक्शंस होते हैं, उसमें जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है जो एज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अपने मैनर को, अपने बिहेवियर को शो करते हैं तो एज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने आपको बताया कि इसके अलावा ये आपके सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यहाँ तक थे, ये इनका यूज क्या है एक एक करके हम पीछे की वीडियो में भी बताए हैं और आगे भी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बताते जाएंगे और इसमें इनका यूज बताते जाएंगे कि हम इनका यूज कहाँ पे कैसे किस तरह से करते हैं। अब आप लोगों के सामने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं और हमेशा हम लोग इसमें गलत कर देते हैं, एरर कर देते हैं। तो आइए चलते हम एक एक जो कंजक्शंस हैं उसके यूज़ को देखते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, उसके अपवाद क्या हैं और उसका कब रूल यूज करने के रूल्स क्या हैं, ये भी हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे जो है उसकी फॉर्मेटिंग होती है। देखिए पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हम पहले एंड का जो यूज होता है, एंड जो कंजक्शंस होते हैं उसके यूज के बारे में देखते हैं कि एंड का यूज हम कैसे करते हैं। इसका जो नियम है, जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, जब हम एंड का यूज करते हैं दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर देन सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट फिर एंड फिर सब्जेक्ट, इसके बाद जो है क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए इजली है, इजली आपको दो सब्जेक्ट के बाद एंड से जब जोड़ा जाता है तो हम हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज, प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। रेयरली कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस में जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो दोनों चीज़ें हम आपको आगे दिखाते हुए चलते हैं। जैसे देखिए रोहित एंड मोहित, रोहित और मोहित हैव गॉन। रोहित और मोहित दोनों क्या हैं, जा चुके हैं। तो अब यहाँ रोहित एक सब्जेक्ट है, मोहित एक सब्जेक्ट है, तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंड से जो है इसको जोड़ दिया। ठीक है, जो रोहित और मोहित हैं उनको दोनों एंड से जो है हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए दूसरा, ही एंड सी वर देयर। वह ही के वह मेल के लिए और ही सी फीमेल के लिए। तो कह रहे हैं ही एंड सी वर देयर, दोनों लोग यहाँ पे थे। तो अब इसके बाद देखिए ही और सी दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का यूज हुआ है, जो आपका वर्ब आया है वो प्लूरल फॉर्म में आया है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं उसको भी आप देख लीजिए। एक्सेप्शंस क्या हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन प्लस एंड, अनकाउंटेबल नाउन प्लस एंड प्लस अनकाउंटेबल नाउन आए और किसी एक यूनिट की बात करें, एक इकाई की बात करें, तो उसमें जो है हम सिंगुलर नंबर्स रखते हैं ना कि प्लूरल नंबर्स रखते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे करें कि राइस एंड करी वाज हिज यूजुअल फूड। अब कहते हैं ना कड़ी और चावल, तो ये एक माना जाता है, मतलब अलग अलग नहीं है। ब्रेड एंड चपाती एक माना जाता है, उसको अलग यूनिट में नहीं रखा जाता, उसकी जो यूनिट है, उसकी जो सेंस है एक ही है। इसलिए यहाँ पे देखिए राइस एंड करी वॉज हिज यूजुअल फूड। अब यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज हुआ है सिंगुलर यूज हुआ है ना कि प्लूरल यूज हुआ है। फिर दूसरा है 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो अब यहाँ देखिए 2 and 2 makes 4, दोनों सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ रहा है, यहाँ मेक्स यानी सिंगुलर वर्ब आया है। फिर कह रहे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज अब्सेंट।
अब यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल और मैनेजर को दोनों को एक ही बताया गया है, अलग अलग नहीं बताया गया। अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल और मैनेजर को एक ही शो किया गया है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स द एक ही है, ये जान लीजिए। अगर यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखा है और यहाँ पे द मैनेजर होता तो आर हो जाता, तब मैनेजर और प्रिंसिपल अलग अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पे एक ही आर्टिकल का यूज हुआ है, वहाँ पे जो है द मैनेजर के पहले द का यूज नहीं हुआ है, इसलिए जो भी बात यहाँ कहा जा रहा है प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही हैं। तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज एब्सेंट, जो प्रिंसिपल और मैनेजर हैं वो क्या है? एब्सेंट है। अब इसी का दूसरा हम रूल आपको दिखा दे रहे हैं कि कब हम इसको प्लूरल कर लेंगे। देखिए, द शॉपकीपर एंड द ओनर। अब यहाँ पे हमने देखिए द यहाँ पे भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। द हमारा यहाँ पे भी आया है और द हमारा यहाँ पे भी आया है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं कि शॉपकीपर जो है वो ओनर नहीं है, ओनर कोई दूसरा है, शॉपकीपर कोई दूसरा है। तो द शॉपकीपर एंड द ओनर हैव अ फाइन एग्रीमेंट। शॉपकीपर और एग्रीमेंट दोनों के बीच जो है एक अच्छी एग्रीमेंट हुआ है, एक फाइन एग्रीमेंट हुआ है। तो आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला रूल अगला रूल देखते हैं। अगला हमारा जो रूल है आइदर आर और नाइदर नॉर का। अब देख लीजिए, आइदर आर और नाइदर नॉर का यूज कैसे करते हैं। आइदर आर और नाइदर नॉर का यूज हम आपको पीछे बता भी चुके हैं। आइदर मतलब किसी दो में से एक की बात करते हैं, नाइदर की दोनों में से किसी की भी बात नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए, हाँ, और ये कह रहे हैं कि इसके साथ यूज क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर जो है अपने साथ आर को लेगा, नाइदर अपने साथ नार को लेगा, और इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होता है। तो देखिए एग्जाम्पल करें कि आइदर द असिस्टेंट आर द बॉस हैज़ ड्रॉप हिज, या तो असिस्टेंट या फिर बॉस दोनों में से कोई एक जो है उसको क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि नॉट ओनली द किंग, ना केवल किंग, बट आल्सो द मिनिस्टर वर सिक, केवल कह रहा कि केवल राजा ही नहीं बल्कि मिनिस्टर भी, उस दोनों में से कोई एक क्या है, बीमार है। अब आगे देखिए रूल नंबर नेक्स्ट, कह रहे हैं कि विथ एलोंग टुगेदर एज वेल एज। ये जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर और एज वेल एज, इनको हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं बल्कि सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। जैसा कि देख लीजिए, करें ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज देयर। अब अगर एज वेल एज पहले कर दें और ही को बाद में कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी तरह सेम हियर देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पे आपको बना के बताया गया है नॉट ओनली का। नॉट ओनली ही मीट, ना है केवल वह मुझसे मिला, राहुल, बट आल्सो श्याम, वह केवल राहुल से नहीं मिला, श्याम से भी मिला। अब यहाँ पे नॉट ओनली के बाद ही मेट आया है, फिर राहुल आया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट न दे करके इसको बाद में दिया गया है, इसलिए यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ही मीट, देखिए ही मीट नॉट ओनली, वह मिला ना केवल राहुल से बट आल्सो श्याम से, वह केवल राहुल से ही नहीं मिला बल्कि श्याम से भी मिला। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग होती है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बोथ का यूज और बिटवीन का। बोथ और बिटवीन के साथ हमेशा जो है एंड का यूज होता है, इसके अलावा किसी दूसरे कंजक्शंस का यूज नहीं होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, बोथ और बिटवीन के साथ केवल एंड कंजक्शंस ही आता है, इसके अलावा अदर कोई कंजक्शंस नहीं लेते हैं। अगर आप एज वेल एज विथ का यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोथ राहुल एंड आई आर बिजी, मतलब कह रहे हैं कि हम दोनों, राहुल और मैं दोनों बिजी हूँ। तब यहाँ एंड का यूज किया है, इसके साथ विथ हम नहीं लगा सकते, एज वेल एज नहीं लगा सकते। कह रहे मीट मी, बिटवीन, वह मुझसे कब मिला,
5 PM एंड 7 PM। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करना है कि 5 PM और 7 PM के बीच हम एंड क्यों लगाए हैं, टू क्यों नहीं लगाए हैं। तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया है कि बिटवीन का जहाँ भी यूज होगा, एंड का जहाँ भी यूज होगा, बिटवीन जहाँ भी आएगा वो अपने साथ एंड लेगा, टू नहीं लेगा। कब टू का यूज होगा ये भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि मीट मी फ्रॉम, जब हम बिटवीन की जगह फ्रॉम का यूज करेंगे तब वहाँ पे जो है टू लगाएंगे। अगर बिटवीन है तो हम वहाँ पे एंड लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब हो कहीं ऐसा ना हो। ये लिस्ट जो वर्ड है ये हमेशा अपने साथ शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लेता है। कैन, कुड, मे, माइट ये कभी भी जो है लिस्ट के साथ नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कह रहे हैं कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट देखिए ऑल दोज। ऑल दोज का यूज़ हम यद्यपि के रूप में करते हैं, ये सब्जेक्ट के पहले भी आता है और बीच में भी लगता है। तो देखिए ऑल दोज का मतलब यद्यपि होता है। ये अपने साथ कौन सा कंजक्शंस को लेता है, एट को लेता है, YET एट। तो अगर एट है तो एट को लेगा, अन्यथा उसके जगह वो कॉमा को लेता है। अगर एट आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कॉमा लगा देंगे, तभी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, ऑल्दोज ही इज रिच एट ही इज माइजर। यद्यपि वह अमीर है, जैसा कि यद्यपि वह कैसा है, अमीर है, फिर भी वो कैसा है, कंजूस है। ठीक है, यद्यपि कि वह कैसा है, अमीर है, फिर भी वह कंजूस है। अब देखिए यहाँ पे एट का यूज हमने किया है। आप एट अगर नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे केवल कामा दे देंगे, ऐसे आप कामा बस लगा देंगे तो भी आपका सेंस जो है क्लियर हो जाएगा। इसी का सेंस एक सेम देता है दोष। दोष का अर्थ भी यद्यपि ही होता है। इसके साथ भी देखिए कोई दूसरे कंजक्शंस का यूज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे बट है, एंड है, स्टिल है, इसका यूज कभी भी नहीं करता है। या तो एट का यूज करेंगे या फिर कामा का यूज करेंगे। जैसे दोज यू आर लेट, दोज यू आर लेट, एट यू हैव मिस्ड द लिटिल। कहते हैं भले ही आप लेट हैं लेकिन ना के बराबर आपने मिस किया है। ठीक है, आप फिर भी भले ही लेट हैं लेकिन आप ना के बराबर ही मिस किया है। ठीक है, अब हम इसके आगे आपको बताने जा रहे हैं, उसको देख लें। चलिए देखिए अगला हम है वाइल का यूज। वाइल का यूज़ हम कब करते हैं, जबकि के अर्थ में करते हैं। और कब हम करते हैं ये देख लीजिए। करें वाइल का यूज़ दो कार्यों को एक साथ संपादन होने के लिए हम करते हैं। जब दो कार्य एक साथ होते हैं तो वहाँ पे हम वाइल का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर व्हेन का यूज जब एक कार्य शुरू होता है और दूसरा कार्य समाप्त होता है तो हम वहाँ पे व्हेन का यूज करते हैं। दोनों का ध्यान दे लीजिए। वाइल का यूज जब दो कार्य एक साथ संपादित होता है, एक साथ होता है, तो हम वाइल का यूज करते हैं। और एक काम शुरू होता है, दूसरा काम समाप्त होता है, तो हम व्हेन का यूज करते हैं। आइए दोनों का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। पहला वाइल का एग्जाम्पल देख लीजिए। कह रहे हैं कि राधा वॉज सिंगिंग, राधा जो क्या करती थी, गाना गाती थी। वाइल जबकि रानी वॉज डांसिंग, जबकि रानी जो है वो डांस करने का काम कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए व्हेन का यूज। कह रहे हैं आई टुक फूड, मैं भोजन ले रहा था। व्हेन आई, मैं भोजन तब ले रहा था जब आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं भोजन तब कर रहा था जब तो मैं अपना होमवर्क क्या कर लिया था, फिनिश्ड कर लिया था, समाप्त कर लिया था। यहाँ पे देखिए एक कार्य समाप्त करने की बात कर रहा है, व्हेन आई फिनिश्ड माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। और दूसरा आई टुक द फूड, मैं भोजन ले रहा था, यानी कि एक कर रहा था और दूसरा समाप्त कर रहा था। नेक्स्ट है कि जो वाइल का यूज है वो विरोध को दिखाने के लिए भी किया जाता है, कंस्ट्रक्ट को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे गुड बॉयज स्टडीज, गुड बॉय स्टडी वाइल बैड बॉय प्ले। करें कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जबकि
जो बैड बॉय होते हैं, बैड मैनर्स के बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट को दिखाने के लिए, विरोध को दिखाने के लिए हमने बस ये आपको एग्जाम्पल्स लिया है बताने के लिए, ताकि आप इजी वे में समझ जाएंगे। अब देखिए एज इफ़, इसका यूज हमने कल की वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमारे बताने में। वो आज हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए फिर उसको मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे। देखिए करें एज इफ़ का यूज जो है जैसा कि अर्थ में करते हैं। अब देखिए क्या है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई ऑफिसर। करें वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह हमारा क्या हो, ऑफिसर हो, अधिकारी हो, ऐसे बिहेव करता है। अब हमने यहीं पे ये बताना मिस कर दिया था कि एज इफ़ के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, चाहे सिंगुलर आएगा प्लूरल, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है। जैसे ही के साथ हमने वर का यूज किया, ये हमने वहाँ पे आपको मिस कर दिया था बताना, वहाँ पे हमने वॉज लगा दिया था। तो इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल 8 है। इसमें जो है आपको एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज का यूज बताया जा रहा है। एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक कि, ठीक है, जब तक कि या तब तक कि के अर्थ में एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का यूज करते हैं। लेकिन सो लॉन्ग एज का यूज ओनली फॉर निगेटिव सेंस में किया जाता है, जबकि एज लॉन्ग एज का यूज पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और निगेटिव में ही कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए एज लॉन्ग एज आई एम एज लॉन्ग एज आई एम हेयर नोबडी कैन हार्म यू। कह रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे करें कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुमको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता, तुमको कोई तकलीफ़ या कोई तुमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, तो ये ये अफर्मेटिव सेंस में यूज हुआ है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है। लेकिन जैसे ही सो लॉन्ग एज का यूज करेंगे तो ये निगेटिव सेंस देगा। देखिए कह रहे हैं कि सो लॉन्ग एज ही डज नॉट एब्यूज़ मी। कह रहे हैं कि जब तक वह यहाँ पे है तब तक हमको कोई जो है एब्यूज़ वर्ड यानी कोई भद्दे वर्ड नहीं कह सकता है। आई विल नॉट बीट हिम, जब तक मैं उसको न पीटूं तब तक वो मुझे कोई एब्यूज वर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट है आपका सच एज, की तरह। अब सच एज का यूज जो है की तरह, जैसे वह उनकी तरह ही पढ़ाते हैं, वह उनकी तरह ही लिखते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो उसमें सच एज का यूज होता है। जैसे देख सकते हैं, सच ए पोएट एज मिल्टन्स एंड कीट्स रोट द वंडरफुल पोएट्री। कह रहे हैं कि जो मिल्टन है वो किड्स की ही तरह जो है सुंदर सी कविता पोएट्री लिखते हैं। ठीक है, आज आप लोगों का कंजक्शंस का यह सेशन समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो। आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। आप कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताइएगा। और थैंक you watching for my channel, all of you. Thank you all of you.